morning class. So now in this turn we have to start from the topic which was going on. तो जो टॉपिक हमारा चल रहा था that was color coding of कार्बन रेजिस्टर्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में. सो व्हाट आर कार्बन रेजिस्टर्स? तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं. तो जो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं वो एक तरह की डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं, और उनको डिजाइन करने का तरीका क्या है, उसमें कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन बाइंडर को टेम्परेचर प्रोवाइड करा के उनको हीट देके और मोल्ड किया जाता है सिलेंडर की फॉर्म में, और फिर इस जो है वो पूरे सिस्टम को सेरेमिक या प्लास्टिक जैकेट से कवर किया जाता है. तो ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है वो दिखने में किस तरह का होता है? तो वो दिखने में इस तरह का होता है, और ये दोनों साइड इसके टर्मिनल्स होते हैं. उसके अलावा इसमें क्या एक चीज और होती है, यहाँ पर कलरफुल स्ट्रिप्स बनी होती हैं. तो ये क्लोज एक दूसरे के 3 कलरफुल स्ट्रिप्स होती हैं, और चौथी वाली जो स्ट्रिप है वो ऑप्शनल है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है. तो ये कहलाते हैं आपके कार्बन रेजिस्टर. तो कार्बन रेजिस्टर चीप होते हैं, इजी टू मैन्युफैक्चर होते हैं, कॉम्पैक्ट साइज्ड होते हैं, तो इनकी डिजाइनिंग आसान होती है. तो इन सारी वजह से जो है वो कार्बन रेजिस्टर्स को प्रीफर किया जाता है. ओके, सो अब जो है हमें क्या स्टडी करना है कि कार्बन रेजिस्टर्स में जो स्ट्रिप्स पड़ी हैं ये स्ट्रिप्स क्या शो करती हैं और इनसे रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है. तो यही कहलाता है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स. तो कलर कोडिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे कलर कोडिंग करते हैं. तो उसके लिए एक टेबल बनानी थी, और वो हाफ ऑफ द टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई थी, और उसमें इस तरह से आपने इसको बनाया था कि सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा था, फिर मैंने एक सेंटेंस बताया था जिसकी हेल्प से कलर्स को याद रखना होता था. तो वो सेंटेंस जो है वो लिखा जाता है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ. तो यहाँ पर जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे कलर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, वही आपको यहाँ पर यूज करने हैं. तो कैपिटल लेटर्स को हम यहाँ पर अगर लिखते हैं तो सीरियल नंबर आपको 1 से 10 तक लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये कंप्लीट आपकी टेबल होगी. उसके बाद यहाँ पर आते हैं लेटर्स, जो लेटर्स हमें कलर्स के लिए यूज करने हैं. उसके बाद यहाँ पर आते हैं कलर्स, नेम ऑफ द कलर. उसके बाद यहाँ पर आते हैं डिजिट्स या नंबर्स, इनके लिए जो लिखने हैं. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आता है मल्टीप्लायर, यानी कि उसके साथ में लिखी जाती है 10 की पावर, मल्टीप्लायर. और नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि एक जो चौथा बैंड है वो क्या है, ऑप्शनल. तो ये 4th वाले बैंड के लिए लिखा है कलर, और ये लास्ट जो कॉलम होगा ये होगा टॉलरेंस, या फिर ये शो करता है कि एरर जो है वो परसेंटेज में कितनी हो सकती है. तो लेटर्स में सबसे पहले बी आर ओ वाई, फिर आएगा जी बी वी जी और डब्ल्यू. ये लेटर्स हमें कैसे याद रहेंगे, सेंटेंस से. अब लिखने हैं हमें कलर्स. तो कलर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे ब्लैक, उसके बाद में आता है ब्राउन, फिर आता है रेड, रेड के बाद आता है आपका ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आएगा येलो, फिर आता है ग्रीन, और ग्रीन के बाद ये बी आता है ब्लू, फिर वी से आता है वायलेट, और ये जो जी है ये ग्रे है,
और लास्ट में जो W है वो है वाइट। तो ये कलर्स में कुछ तो कलर्स के ऐसे लेटर्स हैं जो सिंगल है, उनको याद रखना आसान है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो और वायलेट एक ही बार आया है, व्हाइट। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कई कलर्स हैं, उनको याद कैसे रखेंगे, जैसे ब्लैक, ब्राउन और ब्लू 3 बार बी आया है, या फिर जी ग्रीन और ग्रे 2 है। तो इनके लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि ब्लैक और ब्राउन लगभग सिमिलर कलर होते हैं, तो ब्लैक और ब्राउन याद रखना आपको साथ में आएंगे। ब्लू का शेड अलग होता है इनसे, ब्लू को यहाँ अलग लिख दिया है, ब्लैक ब्राउन साथ में आए। दूसरी बात, जो ग्रे है, ग्रे लगभग ग्रे और व्हाइट का भी मान सकते हैं कि सिमिलर शेड होता है, थोड़े से लाइट कलर्स में लिए जाते हैं, तो ग्रे और व्हाइट को साथ में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रीन है आपका वो पहले आएगा, क्योंकि ग्रे व्हाइट के साथ में आना है। तो ये आपके सारे कलर्स हो जाते हैं। अब इनके साथ में डिजिट्स या नंबर्स जो लिखे जाने वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल जो है वो 9, 0 से 9 नंबर्स तक यहाँ पर यूज होते हैं। मल्टीप्लायर्स में जो नंबर्स लगे हैं उन्हीं को 10 की पावर्स में लिखा जाएगा, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9। ये फोर्थ वाला जो बेंड है वो या तो एब्सेंट होगा या फिर उसकी 2 कलर की ही स्ट्रिप्स हो सकती हैं। तो एक है इसमें गोल्ड स्ट्रिप है, तो टॉलरेंस या एरर आपको लिखनी है ±5%। अगर सिल्वर है तो ±10%। और अगर कोई बैंड नहीं है, फोर्थ वाला मिसिंग है, नो बैंड है, तो ±20%। तो ये सेपरेट पार्ट है, लेकिन क्योंकि टेबल एक ही बना रहे हैं तो हमने उसी टेबल में इसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये आपकी जो है एक कंप्लीट टेबल है। तो सबसे पहले तो आपको टेबल में कितने कॉलम्स हैं और उनमें क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है ये याद रखना है। कलर कोडिंग में सबसे पहले सेंटेंस लिखिएगा जिससे सीक्वेंस याद रखना है, उसके बाद में टेबल बनाएंगे और उसके बाद में फिर हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल की कैसे करके जो है वो कलर्स दे रखे होते हैं और कैसे उनसे रेजिस्टेंस लिखना होता है। या अपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेजिस्टेंस दे रखा है और पहचानना है कि कौन कौन से कलर की स्ट्रिप्स उसके ऊपर बनी होंगी, फर्स्ट स्ट्रिप कौन सी होगी, सेकेंड, सिक्वेंशली सारी बतानी है। फर्स्ट मेक द टेबल। सो नाउ आफ्टर मेकिंग द टेबल हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, एक कार्बन रजिस्टर गिवन है, उस कार्बन रजिस्टर में पहली स्ट्रिप फर्स्ट बैंड जो है वो दे रखा है ब्लू कलर का है, ठीक है। सेकेंड बैंड जो है वो दे रखा है ग्रे कलर का है। थर्ड बैंड जो है वो दे रखा है ब्लैक और फोर्थ बैंड जो है वो सिल्वर है। ऐसे करके 4 बैंड्स एक कार्बन रजिस्टर में दे रखे हैं। अब आपको क्या पता लगाना है कि ये जो कार्बन रजिस्टर है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो अब आपको हाउ टू राइट मेथड क्या है, कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट बैंड का जो भी नंबर है, फर्स्ट बैंड का जो भी कलर है पहले हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट बैंड का कलर क्या है यहाँ पर, ब्लू। तो फर्स्ट बैंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट नंबर, पहला डिजिट क्या होगा। तो पहला डिजिट जो है वो उसके सामने लिखा है 6, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 6। अब आते हैं सेकेंड बैंड पे। सेकेंड बैंड कौन सा है, ग्रे। तो ग्रे के सामने लिखा है नंबर 8, तो सेकेंड बैंड क्या शो करेगा, सेकेंड डिजिट, सेकेंड नंबर। तो 6 के बाद में क्या नंबर आएगा, 8। तो फर्स्ट 2 बैंड्स तो फर्स्ट 2 नंबर्स शो करते हैं हमेशा, पहला नंबर उसके ठीक बाद में दूसरा नंबर, ठीक है। तो ये 2 डिजिट्स हमने लिख दिए हैं। जो तीसरा बैंड होता है जो यहाँ लिखा है ब्लैक, तीसरा बैंड शो करता है 10 की पावर। तो अब इसके बाद हमेशा जो भी तीसरा बैंड होगा उसमें आपको उसके कलर के अकॉर्डिंग 10 की पावर लगानी है।
तो तीसरा बैंड यहाँ ब्लैक लिखा है और ब्लैक के आगे 10 की पावर कितनी है 0, तो यहाँ आपको लिख देना है 10 टू दी पावर 0। अब आपको क्या करना है प्लस माइनस इसकी एरर या टॉलरेंस, तो सिल्वर है, सिल्वर के लिए कितना लिखना है आपको प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। उसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दे रहे हैं, 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 68 है ये रेजिस्टेंस और प्लस माइनस 10% टॉलरेंस है, तो इतने ओम का ये जो है रेजिस्टर है। तो जो कलर कोडिंग के थ्रू रेजिस्टेंस फाइंड करने का मेथड है वो ये है। एक और एग्जांपल देकर मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक डिफरेंट एग्जांपल हम लेते हैं कैसे करके लिखना है। किसी भी कलर का हो तो आपको हमेशा फर्स्ट बैंड में फर्स्ट डिजिट, सेकेंड बैंड में सेकेंड डिजिट, थर्ड में 10 की पावर और फोर्थ को चेक कर लेना है, अगर है तो गोल्ड या सिल्वर को लिख देना है, और नहीं है तो आपको उस केस में प्लस माइनस 20% लिखना है। तो जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है कि फर्स्ट बैंड जो है वो है आपका रेड, ठीक है, सेकेंड बैंड है आपका ब्लैक, थर्ड जो बैंड है आपका वो है वायलेट और फोर्थ बैंड नहीं है, मिसिंग है। तो फर्स्ट बैंड रेड, तो रेड का कलर कितना है 2, यहाँ लिख दिया 2। सेकेंड बैंड है ब्लैक, ब्लैक का कलर कितना है 0, तो 20 हो गया ये। 10 की पावर वायलेट शो करेगा 10 की पावर, तो वायलेट के सामने 10 की पावर कितनी लिखी है 7, तो 10 की पावर 7। अब फोर्थ बैंड नहीं है तो आपको लिख देना है प्लस माइनस 20%। तो इतना ओम जो रेजिस्टेंस है वो इस गिवन रेजिस्टर का है। तो इसमें बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें पढ़ने की डिजिट्स को देखने की जरूरत नहीं है, अगर पूरी तरीके से आपको जो है वो कलर के अकॉर्डिंग ये पता है कि कौन सा कलर कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। आप क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं, जो उनका यूज करते हैं, जो लैब्स में वर्क करते हैं, उनको आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको टेबल देखना पड़ रही है। जो यूज टू होते हैं उनको आसानी से याद रहता है कि कौन सा कलर कौन से कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो कलर्स हैं उनकी स्ट्रिप्स को देखने से आसानी से हम रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 20 इंटू 10 की पावर 7 प्लस माइनस 20%। तो एक चीज आप देख रहे हैं 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस तक ये वाला जो रेजिस्टर है कार्बन रेजिस्टर वो इजीली प्रोवाइड कर सकता है। तो एक ये एडवांटेज है बहुत अच्छी इसकी, इसी वजह से कार्बन रेजिस्टर्स को यूज किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल के बाद एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसका अपोजिट क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन में दे रखे हैं, दे रखा है रेजिस्टेंस और आपसे पूछी गई है स्ट्रिप्स। तो मान लीजिए ये दे रखा है कि इतना रेजिस्टेंस है 47 इंटू 10 की पावर 9 प्लस माइनस 10%। तो आप फाइंड करनी है आपको स्ट्रिप्स, पहला बैंड, दूसरा बैंड, ये सारे बैंड्स किस कलर के हैं। तो 4 नंबर से आप पता लगाएंगे कि पहला बैंड कौन सा है, येलो। इसी तरह से 7 जो नंबर है उससे आप पता लगाएंगे कि दूसरा बैंड जो है वो किस कलर का है, वायलेट। 10 की पावर 9 देखेंगे तो थर्ड बैंड किस कलर का है, व्हाइट। और प्लस माइनस 10% का मतलब फोर्थ बैंड जो है वो सिल्वर है। तो इसका अपोजिट क्वेश्चन अगर आता है तब भी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स के ये बैंड्स है। अगर फोर्थ बैंड यहाँ जो है वो प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा है तो आप लिख देंगे कि नो फोर्थ बैंड इज देयर। ओके, तो इसको जो है वो रिवाइज कर लीजिए, टेबल बना लीजिए, एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो प्रीवियस जो आपने कर लिए थे टॉपिक्स उन्हीं से रिलेटेड है, और उस टाइम ये टॉपिक थोड़ा स्किप हो गया था। तो जो टॉपिक है नेक्स्ट आपका वो टॉपिक है करंट डेंसिटी, और इसको आप उन्हीं टॉपिक्स के साथ में लिख लेंगे जो टॉपिक्स थे आपके कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन्हीं सारे टॉपिक्स के साथ में आता है ये। तो सबसे पहले I'm writing here the name of the topic. So name of the topic is current density. Current density. Current density जो है उसका सिंबल होता है J, कैपिटल J से लिखते हैं। और इसकी जो यूनिट है
सॉरी, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है J इज इक्वल टू I अपॉन A। मीन्स करंट पर यूनिट एरिया जो होता है दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि करंट की डेफिनेशन 12th क्लास में जब हम देते हैं तो 12th क्लास में हमें ये बताना पड़ता है कि करंट जो है उसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर सरफेस के नॉर्मल जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो चार्ज जो है वो करंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमेशा जो सरफेस एरिया है उसको यहाँ एरिया वेक्टर कंसीडर किया जाता है। तो एरिया वेक्टर का मतलब किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, तो सरफेस एरिया इस तरीके का है और उससे जो चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन है दैट विल बी दिस। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज ये कर लेते हैं कि करंट को हम ब्रेक कर लेते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम में और अपॉन आ रहा है यहाँ पर एरिया। तो देखिए आप डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि इफ द चार्ज फ्लोस पर यूनिट टाइम, चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड के लिए जो चार्ज फ्लो हो रहा है, और कैसे फ्लो हो रहा है, तो इट फ्लोज थ्रू अ सरफेस एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, देन इट कंट्रीब्यूट्स टू करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी कहलाता है। तो जब चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम के लिए जो चार्ज फ्लो हो रहा है और कहाँ से फ्लो हो रहा है, एक यूनिट सरफेस एरिया से, और वो यूनिट सरफेस एरिया जो है वो चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, कंसीडर किया गया है। अगर इसकी जगह पे हम सरफेस एरिया की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, मान लीजिए सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये है और चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन ये है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं और उन दो कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट ये होता है और दूसरा कंपोनेंट ये होता है। तो अगर एंगल यहाँ पर हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा होता है और ये ए साइन थीटा होता है। तो चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ए कॉस थीटा वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो है हम इस रिलेशन में ये भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम ए के प्लेस पर ए कॉस थीटा करके भी इसको शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है चार्ज, दैट वैल्यू ऑफ चार्जेस मैक्सिमम फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये कहलाता है आपका करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो यूनिट जो इसकी यूनिट है उसी अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ये जो है करंट उसकी यूनिट एम्पियर और ये पर मीटर स्क्वायर, जो एरिया है दैट इज मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये है करंट डेंसिटी की यूनिट। करंट पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं कि पर यूनिट एरिया जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहलाती है करंट डेंसिटी। और प्रैक्टिकली अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो करंट डेंसिटी का मतलब ये है कि करंट का जो फ्लो है वो कहाँ पर ज्यादा है, किस कंडीशन में ज्यादा है। तो कंडीशन आपको बता दी गई है कि एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया के परपेंडिकुलर है तो करंट या चार्ज का फ्लो जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो ये टॉपिक आपका करंट डेंसिटी था। करंट डेंसिटी के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डेरिवेशन डिटेल्स है, और वो डेरिवेशन भी यहीं पर आता है इसी टॉपिक के जस्ट बाद में, और वो डेरिवेशन का हेडिंग है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वैसे तो ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू IR है, लेकिन वेक्टर फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए जो आपका रिलेशन है सबसे पहले आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू E इंटू L। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ, का मतलब कि जितनी लेंथ में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, जो भी आपका पीस ऑफ कंडक्टर है उसके कितनी डिस्टेंस में चार्ज को फ्लो होना है। तो एक रिलेशन V इज इक्वल टू EL होता है और दूसरा रिलेशन जो है आपका जो ओम्स लॉ है वो V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ हमने एक चेंज कर दिया है कि R जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके हमने रो एल अपॉन ए लिखा है, क्योंकि जब हम यहाँ लेंथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ भी लेंथ आएगी, तो रिलेशन V का दूसरा ये बन जाता है। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं EL इज इक्वल टू
आई रो एल अपॉन ए। तो दोनों साइड से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी जो रिलेशन बचता है उस रिलेशन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि करंट पर यूनिट एरिया क्या होती है, करंट डेंसिटी, इसको हमने लिखा जी। साथ में ये जो है आपका आ रहा है रो, रो मीन्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा। तो हमने रो की जगह पे जो है वो लिख दिया है यहाँ पर 1/सिग्मा। तो जो सिग्मा आ रहा है कंडक्टिविटी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो रिलेशन बन जाता है J = सिग्मा E। तो ये जो रिलेशन है यही कहलाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और इस रिलेशन को अगर आप वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म बोला गया है, वेक्टर सिंबल नहीं आ रहे हैं, तो वैसे तो रिलेशन ये है लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा स्केलर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो रिलेशन इस फॉर्म में आता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी का एक और रिलेशन आपको यहाँ पे मिल गया है। तो करंट डेंसिटी जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो यही रिलेशन आपका कहलाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो नोट इट डाउन। सो क्लास, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं यहाँ बता दे रही हूँ और बाकी जो डेरिवेशन है उसका जितना भी पार्ट है वो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो आप स्टडी करेंगे वो चीजें हैं रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का इम्पॉर्टेंट रिलेशन, उसको भी यहीं पर ड्राइव करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उससे भी पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एक नॉर्मली अगर एक पीस ऑफ मटेरियल रखा हो तो क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मोशन में होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, मेटल की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑलरेडी मोशन में है, यानी कि वो जो है वो मूव कर रहे हैं उस पीस ऑफ मटेरियल के अंदर। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो रैंडम मोशन है और उस रैंडम मोशन की वजह से उनकी जो नेट स्पीड है, जो नेट वेलोसिटी है, वो कितनी हो जाती है, 0। तो यानी कि उनका मोशन तो है लेकिन उनके पास किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब उनको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो वो करंट को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है कि जब इसी पीस ऑफ मटेरियल को, जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अगर इसी को हम एक्सटर्नल सोर्स से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पे लगा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पर ये होगी +2-। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पता है नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके चलने की जो डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसी को जो उसकी वजह से जो उनके पास एक नेट स्पीड आना स्टार्ट होती है, क्योंकि अब सबकी एक डायरेक्शन है और सारे जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो आप वो नेट स्पीड को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उनकी जो नेट स्पीड होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, किस कंडीशन में, जब उन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है और वो डायरेक्शन क्या होती है, होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। उसके अलावा एक टर्म यहाँ पर आता है रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड है ड्रिफ्ट स्पीड भी कहलाती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहलाती है। और दूसरा टर्म जो यहाँ पर आता है वो है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे तो वो इलेक्ट्रॉन अपने रैंडम मोशन के ड्यूरिंग दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकरा रहे थे और साथ साथ जो उस मेटल के अंदर जो पॉजिटिव आयंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जब एटम को छोड़ा और वो कंडक्शन कर रहा है करंट का, तो अब जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो गया और वो आयन कैसा होगा, पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव आयन से भी टकराते रहते हैं यहाँ पर और दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराते रहते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक बार
आयन से या एक इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज से अगर कोई चीज कॉलिजन करेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगी। तो एक कॉलिजन के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाता है। तो यहाँ पर एक कॉलिजन उसको मिला, ये एक्सेलरेट हुआ और यहाँ तक पहुंचा ही था कि उसको दोबारा से कॉलिजन मिल गया। तो उस कॉलिजन से क्या हो गया कि क्योंकि जब जस्ट कॉलिजन होगा तो उसकी जितनी भी एक्सेलरेशन से स्पीड इंक्रीज हुई थी वो क्या होगा, फिर से जीरो हो जाएगी। फिर दूसरे एक्सेलरेशन के बाद फिर से वो स्पीड अप होना स्टार्ट होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन तक के बीच के टाइम में जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है या जितने बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है वो टाइम कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो इन्हीं टर्म्स को आगे जाकर रिलेशन में आपको यूज करना है। और एक मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम्स रिलेटेड रेजिस्टिविटी में आया था कि रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम से ही आपने ड्राइव किया था। तो वही जो डेरिवेशन है, वो जो स्टेप है वो यहाँ पर इस डेरिवेशन में हमें करना है। तो ये जो डेरिवेशन है ये हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म से। ओके, सो रिवाइज इट। थैंक यू।